हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित है। हम देखेंगे कि भारत में इसका किस तरीके से उपयोग किए जाने की बात चल रही है, सरकार ने क्या इसके लिए रेगुलेशंस बनाने की बात कही है। तो ये आज की हमारी पूरी खबर है और इस खबर को हमने द हिंदू से लिया है। इसमें बताया गया है कि टेंडर कट ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन, यानी भारत सरकार अभी हाल ही में बजट सेशन चल रहा था कुछ दिनों पहले। अभी बीते दिनों बजट सेशन में चर्चा चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन तकनीक को यहाँ पर किस तरीके से सरकार रेगुलेट करने की बात कर रही है। इसी को लेकर के ये पूरी खबर यहाँ पर चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो आज हम इस टॉपिक के जरिए सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में, कि क्या है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, किस तरीके से दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में क्या रुख है, भारत सरकार का क्या पक्ष है, किस तरीके से इसको सरकार देख रही है। क्रिप्टो करेंसी पर अगर हम कानून की बात करें कि किस तरीके के भारत में क्या कोई कानून मौजूद है, अगर नहीं मौजूद है तो सरकार के इस दिशा में क्या प्रयास हैं, क्रिप्टो करेंसी से क्या लाभ हो सकते हैं, इससे जुड़े क्या चैलेंजेस हैं और क्या किया जाना चाहिए, और एक सवाल को हम टॉपिक में शामिल करेंगे और आगे बात करेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसमें क्रिप्टो शब्द का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी करेंसी या एक ऐसी सूचना, मुद्रा को लेकर के जिसे इनक्रिप्टेड किया गया है, यानी जो इनक्रिप्ट है उस करेंसी से संबंधित कोई भी डेटा या जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक साझा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा है। इसमें समझने के कुछ ही पॉइंट्स हैं, बाकी तो काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें इसकी जो खास बात है वो ये कि इसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियाँ कूटबद्ध हैं, जैसा बात बताया अभी आपको, यानी इनक्रिप्टेड हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कोई डेटा अगर यहाँ पर जनरेट किया गया, उसमें लिखा है किसी व्यक्ति का नाम, तो जब वो आगे सर्वर पर जाएगा तो यहाँ पर उसको एक तरीके से एक कोड दे दिया जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। अब वो अगले पर्सन तक जाएगा और डिक्रिप्ट होगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रिप्ट का मामला नहीं, वो सर्वर में स्टोर हो जाएगा और लोगों के पास ये इनक्रिप्शन शो होगा जिसमें यहाँ पर जो सूचना है उसको कूटबद्ध कर दिया जाएगा, यानी कि जानकारी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था इस क्रिप्टो करेंसी की बात। इसके अलावा इसका जो पूरा माध्यम है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी उपयोग की जाएगी, तो ये एक विकेंद्रित डेटाबेस के जरिए उपयोग की जाती है। यहाँ पर विकेंद्रित डेटाबेस का मतलब ही है कि हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन तकनीक की। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ठीक है, अब बात कर लें कि विश्व भर में कितनी है, तो लगभग 1500 से ज़्यादा तरह की क्रिप्टो करेंसीज पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में लिब्रा, जिसको फेसबुक ने बनाया है या फेसबुक ने इसको जारी किया है, अभी फेसबुक इस पर और भी काम कर रही है। बिटकॉइन इसका सबसे फेमस प्रकार है, बिटकॉइंस की इस वक्त मार्केट वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। और इसी तरीके से डोज कॉइन, इथेरियम, XRP, टेथर और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी का क्या उद्देश्य है, पहले तो एक जानकारी और जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी को लगभग 2008 में सातोशी नाकामोटो नामक एक समूह या व्यक्ति, इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने इसे बनाया था और उसके बाद से ये मार्केट में लगातार सर्कुलेट हो रही है। तो बहुत सारे लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसके जरिए व्यापार कर रहे हैं। तो ये पूरा एक मार्केट को इन्होंने एक्सेस किया है पूरे विश्व स्तर पर। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की चिंताएं यही हैं कि अगर इसका सर्कुलेशन पूरे विश्व में है तो इसको रेगुलेट कौन करेगा। यानी वर्तमान दौर में कोई भी मुद्रा अगर अर्थव्यवस्था में जारी की जाती है तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट करता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह और मुद्रा को रेगुलेट करता है। तो इससे संबंधित दिक्कत यही है कि वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने से एक लाभ तो मिलेगा, लेकिन इसको रेगुलेट किया जाना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होगा। इसके अलावा इसका एक लाभ ये भी है कि बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन की जो व्यवस्था है उसके जरिए काफ़ी सारे खर्च बढ़ जाते हैं। एक व्यवस्था में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा
इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको कई तरीके के पहचान पत्रों को भी देना होता है और यहाँ क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई व्यक्ति लेन देन करता है तो उससे संबंधित जानकारी या उसके लिए आपको किसी भी तरीके के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो बैंकिंग द्वारा जो वर्तमान में या सामान्य मुद्रा है उसको विनियमित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को विनियमित कौन करेगा, इसके संदर्भ में अभी भी कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है, यानी उसका विनियमन नहीं किया जाता, सीधी बात यह है। क्रिप्टो करेंसी में किया गया कोई भी लेन देन ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से विकेंद्रीकृत डेटाबेस द्वारा सत्यापित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने कहा कि कोई भी इसका रेगुलेटर नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के जरिए नियंत्रित किया जाएगा या फिर सत्यापित किया जाएगा, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी जानकारी बहुत सारे सर्वर्स के जरिए दी जाएगी। ये ब्लॉकचेन तकनीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइए, क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके काम करती है। ब्लॉकचेन तकनीक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है या फिर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। ब्लॉकचेन तकनीक के अंतर्गत मुद्रा को तो यहाँ पर एक तरीके से रेगुलेट किया ही जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन तकनीक के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। इस तकनीक का उपयोग करके इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस तकनीक को अगर हम थोड़ी सी बात करके समझना चाहें तो ब्लॉकचेन तकनीक में, अभी हम क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अगर ब्लॉकचेन तकनीक से कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो मान लीजिए इस सर्वर ए को यहाँ से ट्रांजैक्शन करना है, तो ये यहाँ से एक रिक्वेस्ट करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए। अब वो ट्रांजैक्शन यहाँ से P2P यानी पीयर टू पीयर होकर के जाएगी और नोड्स यानी कंप्यूटर के एक बड़े सर्वर में भेजी जाएगी। अब ये बड़ा सर्वर यहाँ पर इस पूरे डेटा को एनालाइज करेगा और सत्यापित करेगा। जब ये एक बार ट्रांजैक्शन, जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो वेरीफाइड हो जाएंगे कि पर्सन ए के ट्रांजैक्शंस पर्सन बी के पास जाने हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का एक पूरा मॉड्यूल एक तैयार हो जाएगा। वो मॉड्यूल यहाँ पर पहले से मौजूद डेटा में मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब ये जानकारी यहाँ पर इकट्ठी हो गई और इस डेटा के साथ जो पहले से सर्वर में अन्य लोगों की जानकारी है उसके साथ इंटीग्रेट हो गई, यानी जोड़ दी गई। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस डेटा को ना ही किसी तरीके से बाद में एक बार जनरेट होने के बाद छेड़छाड़ इसमें की जा सकती है, ना ही इसमें किसी तरह का बदलाव किया जा सकता है। और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए यहाँ पर दर्ज हो जाता है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि जब बहुत सारे सर्वर्स अगर हैं तो किसी एक सर्वर से अगर कोई डेटा हट भी जाता है या किसी कारण से 50-100 कंप्यूटर ख़राब भी हो गए और डेटा मौजूद है हज़ारों लाखों सर्वर्स पे, तो डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा और इसमें किसी भी तरीके की सेंध लगा पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स में डेटा है। तो किस में क्या उठाया जाए, ये अपने आप में हैकर्स के लिए भी चुनौती भरा काम है बिटकॉइंस को हैक करना। तो बिटकॉइन भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है, तो यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत सरकार का क्या पक्ष है। तो सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी की किसी भी तरीके के व्यापार यानी इसके जरिए होने वाले ट्रेड, कोई निवेश, कोई व्यक्ति इसमें निवेश करे या फिर माइनिंग के पक्ष में नहीं है, यानी देश के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया जाना, इसके पक्ष में सरकार नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर किसी भी तरीके से एक ऐसी मुद्रा मार्केट में आती है जिसको रेगुलेट करना कठिन कार्य है या उसका कोई रेगुलेटर नहीं होगा, तो बाजार की अर्थव्यवस्था अपने आप में इससे प्रभावित होगी। इसके अलावा इसके जरिए फ्रॉड्स और अन्य कई तरीके की वित्तीय अनियमितताओं की घटना सामने आ सकती है। इसके लिए आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को सभी बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर का मतलब एक तरीके से गाइडलाइंस कह सकते हैं, इसे हिंदी में परिपत्र कहते हैं, जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के अंतर्गत कार्य कर रही है या संचालित हो रही है, वे बिटकॉइंस या किसी भी तरह की अन्य क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार नहीं करेंगे या अपने पूरे डेटाबेस के जरिए इस तरीके का कोई भी लेन देन सत्यापित नहीं करेंगे। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई की इस बात को लेकर के, यानी जो प्रतिबंध लगाए थे आरबीआई ने, उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक निर्णय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई का जो गाइडलाइन या फिर बैंकों के लिए जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें की गई बात
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत अपने आप में असंवैधानिक दिखाई देती है, क्योंकि 19(1)(g) देश के अंतर्गत लोगों को व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता मुहैया कराता है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात ये भी कही कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसको लेकर के किसी भी तरीके का देश में कोई कानून लागू नहीं है जिसके आधार पर इन गाइडलाइंस को सही ठहराया जाए। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के निर्णय में एक असंगतता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताई। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 का एक ड्राफ्ट जारी किया संसद में, और उस ड्राफ्ट के अंतर्गत कहा गया था कि देश में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने पर 10 साल की सज़ा या फिर फाइन लगाया जा सकता है। तो ये ड्राफ्ट उस दौर में आया था। इसके बाद अभी हालिया अपडेट्स जो आए हैं उसके मुताबिक सरकार ने वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 संसद में पेश किया है, जिसके अंतर्गत कुछ नए नियम अब हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर किस तरीके से इसे विनियमित किया जाएगा। हालांकि निवेशकों की सुरक्षा और व्यवहार समाधान खोजने पर भारत सरकार का फोकस है और वर्तमान में कोई इसके लिए कानून नहीं है। अभी के लिए अगर कोई ऐसा मामला बनता है तो उसे आईपीसी के अंतर्गत डील करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया है जो बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी मुद्दों को, इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने हालांकि इस समिति ने सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य द्वारा जारी किसी भी वर्चुअल करेंसी को छोड़कर देश में निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी उनका कहना है कि सरकार को सेंट्रल बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करना चाहिए। देखिए, दोनों बातों का यहाँ पर मतलब ये है कि समिति का कहना है कि सरकार किसी तरीके से इस क्रिप्टो करेंसी को जो निजी संस्थाओं द्वारा जारी की गई है, जैसे फेसबुक द्वारा जारी की गई, अभी हमने लिब्रा करेंसी की बात की, या अन्य जो करेंसियाँ हैं उनके यहाँ पर उनका जो उपयोग किया जाना है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा इस क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन तकनीक की उपयोगिता को देखते हुए सरकार को इस पर शोध करना चाहिए और अन्य जो भी संदर्भ इससे संबंधित हो सकते हैं या जिन अन्य पहलुओं पर इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है उसमें इसका उपयोग करना चाहिए। और सरकार को खुद से आगे बढ़कर एक तरह से डिजिटल करेंसी की शुरुआत करनी चाहिए और ये करेंसी आरबीआई के अंतर्गत रेगुलेट हो सकती है। तो ये जो उन्होंने बात कही है CBDC की, यानी कि सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी, ये किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से अलग होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। हालांकि वो भी एक तरह से डिजिटल करेंसी का एक प्रकार है, लेकिन जो डिजिटल करेंसी यहाँ पर मंत्रालयी समिति ने जो बात कही है वो सरकार द्वारा या सरकार के अंतर्गत आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी क्यों इतने सारे देशों की सरकारें या इतने सारे देशों में इतने सारे लोग मिलकर के क्यों क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं जबकि अन्य मुद्राएं मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि लेन देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलियों की भूमिका यहाँ पर नहीं है, यानी किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो इसे रेगुलेट कर रहा हो, यानी इससे खर्च बहुत कम हो जाएगा। अगर आप लंदन में हैं, भारत से कोई लेन देन करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी सामान्य जरिए से लेन देन करते हैं तो इसके लिए आपको 2-3 दिन का समय भी लग सकता है, प्लस आपको उस लेन देन में टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप बिटकॉइन या अन्य किसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करते हैं तो वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम खर्च में हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या उस तरीके से बहुत लंबी प्रक्रिया या प्रोसीजर फॉलो करना है। व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। साथ ही इससे आपकी गोपनीयता या निजी जानकारी भी सुरक्षित रहेगी। आपको ये खतरा नहीं है कि आपकी जानकारी किसी और थर्ड पार्टी तक पहुंचेगी। इसके अलावा बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए विश्व के किसी भी देश में लेन देन संभव हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। अगर इतनी ही अच्छी है तो क्यों नहीं सब लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो किसी भी देश अथवा केंद्रीय बैंक की अभी तक जिन भी देशों में इस मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है उसमें किसी भी सरकार ने उसको अभी तक वैधता नहीं दी है, ना ही किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने इसको अभी तक स्वीकार किया है। हालांकि करेंसी चल रही है, उन्होंने प्रतिबंध भी नहीं लगाया है जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इस तरीके के देश। इसके अलावा इससे जो एक दिक्कत आ सकती है वो है मूल्यों की अस्थिरता,
यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था में किया जाएगा तो ये केंद्रीय बैंक, उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव की संभावना होगी। दूसरा, इस करेंसी की अपने आप में यहाँ पर जो मूल्य की स्थिरता है वो भी बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कभी बहुत कम भी हो सकती है। ऐसे में अगर कल को निवेशक को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं होगा, यानी उस निवेशक को इससे दोबारा से उसको रिकवरी कराने का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में सरकार ने इसलिए ये चिंताएं जाहिर की हैं कि एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है और देश के लिए, खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए, इतना बड़ा उतार चढ़ाव झेल पाना बहुत मुश्किल काम होगा निवेशकों के लिए। इसके अलावा जो बात की गई है इसमें वो ये है कि गोपनीयता के कारण आतंकवादी या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में इसके प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। चूँकि वही बात, अगर कोई रेगुलेटर नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो कोई भी इससे लेन देन कर सकता है। हमने देखा ही है कई तरीके के जब साइबर हमले या इस तरीके की डिमांड होती है तो वो उसमें बिटकॉइंस के अंतर्गत ही या अन्य क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही जो फिरौती है उसकी मांग करते हैं। जैसा हमने रैंसमवेयर वायरस का जब रैंसमवेयर अटैक हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था, उस साइबर हमले में जो जब कंप्यूटर को ब्लॉक किया जाता था उसके बाद वो जो फिरौती की मांग करते थे उसमें उनकी डिमांड बिटकॉइंस में ही होती थी। इसके अलावा निजी क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं होता, अभी हमने डिस्कस किया। इसमें एक बड़ा पॉइंट, इसमें एनर्जी का जो उपयोग है, ऊर्जा का उपयोग है, उसमें इसका एक बड़ा अपव्यय एक देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए बहुत सारे सिस्टम्स में, यानी बहुत सारे सर्वर्स में जब डेटा स्टोर करने की बात आती है एक विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत, तो उसमें मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं, तो एक साथ जब इतने सारे सर्वर्स काम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की यानी ऊर्जा की खपत होगी। इस आधार पर भी यह वेरिएबल नहीं दिखाई पड़ती। एक रिपोर्ट आई थी जुलाई 2019 में जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख की, इन्होंने भी बिटकॉइंस को लेकर के जो कार्बन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं उनको लेकर के चिंता जाहिर की थी, यानी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत वाली बात। इसके अलावा टैक्स एवेजन एक बड़ी समस्या हो सकती है। अभी ही विकासशील देश जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जरिए कर अपवंचन जैसी स्थितियों को टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस कर अपवंचन यानी टैक्स को बचाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में अगर बिटकॉइन जैसी कोई क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अगर होना शुरू हो जाएगा देश के अंदर, तो एक बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन होगा जिस पर सरकार कर नहीं ले पाएगी। तो सरकार इस वजह से भी इसको एक तरीके से देख रही है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब हम बात करें कि क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहला तो यही कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि क्रिप्टो करेंसी एक बेहतर विकल्प हो सकता है या लोग इसे बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें टेस्ला कंपनी, जैसे टेस्ला कंपनी के CEO एलॉन मस्क की, उन्होंने अभी, जबकि संसद में इस तरीके से चर्चाएं चल ही रही थी, बीच में उनका बयान आया अभी कुछ दिन पहले कि वे बिटकॉइन को टेस्ला कंपनी के अंतर्गत जो भी लेन देन होगा, जो भी कारों की बिक्री होगी, उसमें बिटकॉइन को एज ए मुद्रा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा वे बिटकॉइन पर भी एक बड़ी मात्रा में बिलियंस डॉलर्स की रकम को खर्च करने का यहाँ पर इरादा रखते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एक और बात आई, ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी का यहाँ पर एक ट्वीट आया, उन्होंने भी यहाँ पर बिटकॉइन को भारत और अफ्रीका के संदर्भ में बढ़ावा देने पर विचार करने की बात कही और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश की बात कही। तो आज के समय में अगर काफ़ी सारे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वे अगर इसको समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी, यानी हमारे देश को भी इस चीज़ को लेकर के विचार करना चाहिए कि कैसे अगर हम इस क्रिप्टो करेंसी को विनियमित कर सकें अगर, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। आज के समय में USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सकारात्मक रुख हमें देखने को मिलता है। हालांकि रूस, चीन जैसे अभी भी कई देश हैं, जैसे कि चीन ने अभी इसको प्रतिबंधित भी किया हुआ है और वे इसे रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रूस में चल रही है लेकिन इसको रेगुलेट नहीं किया गया है। तो सभी जो आंकड़े हैं वो दरअसल दोनों तरह के मिले जुले हैं। ऐसे में सरकार अभी अचानक से इतना बड़ा रिस्क लेने से बच रही है।
हालांकि इसे अगर विनियमित किया जाए तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में कई विशेषज्ञों ने ये बात भी कही है। तो इसके विनियमन पर भारत को विचार करना चाहिए। तो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आगे बढ़कर हम एक बार एक सवाल देख लेते हैं कि आप कैसे, अगर कोई सवाल बनता है तो उसको डील करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, वर्तमान दौर में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती स्वीकार्यता देशों के सामने इसके विनियमन को लेकर किस तरह की चुनौतियां पेश करती है? भारत के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो इस सवाल को आप 250 शब्दों में बताएंगे कि क्या चैलेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के, क्या संभावित लाभ हैं, किस तरीके से विश्व में इसको आज के दौर में देखा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।